देखिए ना, जद्दोजहद की कई शक्लें हो सकती हैं। अगर पूरा मन जद्दोजहद हो तो उस पर तो कोई इसरार है। देखिए, जो तो उन्होंने कहा ना उनको मुंशी, वो तो नहीं कहना चाहिए। अच्छा, वैसे ये कम अज कम मीर मुंशी तो वो हैं ही। अच्छा, दूसरी बात, ये धमकी नहीं देनी चाहिए थी। ये देखिए ना, बात यह है जितना प्रेशर वो डाल रहे हैं उससे ज़्यादा प्रेशर भी अगर वो डालें तो उनका हक है। डेस्परेशन तो है ही, वो तो ज़ाहिर है हर जगह पे है, हुकूमत में भी है, इस्टेब्लिशमेंट में है, और हुकूमत के मतलब कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो डेस्परेशन का शिकार ना हो। वजह जाहिर है, दोनों जमनी इलेक्शन में 3/4 सीटें उसने जीत ली और उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी है। गिरफ्तार करते हैं तो मकबूलियत और बढ़ेगी ना। इंसाफ होता हुआ नजर भी तो आए ना। जाहिर है इंसाफ वही होता है जो होता है, जो नजर आए। हाँ, इंसाफ होता ही तो वो क्या है नजर आएगा तो आप समझते हैं कि आपकी तसल्ली हो जाएगी कि अब ये वाकई अपने साबका बॉस की बात मान रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मेरे साथ हैं आज मारूफ सहाफ़ी जनाब हारून रशीद साहब। इस वक्त फवाद चौधरी साहब का मुकदमा ज़ेर समात है। यहाँ पर एक मजिस्ट्रेट साहब सुन रहे हैं इस्लामाबाद में। सारा दिन जो कुछ हुआ आप देखते रहे, सुनते रहे। इमरान खान साहब का खिताब भी हुआ, गिरफ़्तारियाँ बहुत ज़्यादा और फिर पुलिस। हम तो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने तो कुछ और ही चीज़ों को हाईलाइट किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और ये सारा आपने देखा। तो आज भी नहीं आना था तो कब आना था? अब ये क्या रहा है, ये जिस तरीके से फवाद चौधरी को पकड़ा, और आप ये बताएं कि जज बड़ा होता है कि मजिस्ट्रेट बड़ा होता है? ऑब्वियसली हाई कोर्ट का जज बड़ा होता है। ऑब्वियसली वो ज़्यादा कानून का फहम रखता है, ज़्यादा तजुर्बा होता है। तो जज साहब के पास ले जाते 12 बजे उन्होंने हुक्म दिया था, और उस वक्त तो वो काला शाह काकू पहुँच। काला शाह काकू से हाई कोर्ट तक मैक्सिमम 40 मिनट, बहुत अगर रश हो तो। हम सब जाते ही रहते हैं रास्ते पे। 40 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाते। 12 बजे उन्होंने हुक्म दिया था, फिर 1 बजे कहा, फिर 1:30 बजे कहा, वहाँ ले जाते। तो मैं वहाँ भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, यहाँ भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेसी को तो करप्ट हुए ज़माना गुजर गया। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब किया गया कश्मीरी ने 72 में, और कहा मजिस्ट्रेसी तो करप्ट हो चुकी है, ऊपर की अदालतें महफूज हैं, अब भी कहीं इंसाफ हो सकता है तो ऊपर की अदालतों में हो सकता है। मजिस्ट्रेट भी ऐसा हो सकता है जो स्टैंड ले, लेकिन एक्सेप्शनली हो सकता है ना। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो जज साहब के सामने पेश भी नहीं किया। जज साहब की सारा पूरा पाकिस्तान 6 बजे देख रहा था कि जज साहब कुछ कहेंगे कि ये मेरे सामने पेश क्यों नहीं किया। उन्होंने तो कहा ये तो अब हमसे बिसा का केस ही नहीं है। उस पर तो सिर्फ इज़हार ताज्जुब भी किया, चूँकि अदालतों का मामला है। अब अदालतों के आखिरी लंगर होता है अदालत। अब अदालतों पे अगर हम नुक्ताचीनी शुरू कर दें मुनासिब नहीं है। नहीं। भाई वो जज साहब उन्होंने बुलाया, पर इस्लामाबाद का आईजी तो रवाना ही नहीं हुआ। जब 1 बजे कह दिया, 1 बजे उन्होंने कहा या 1:30 बजे? 1:30 बजे तकरीबन। ठीक है। हाँ। और आपको पता है कि हम लोग जो हैं, अगर 9 बजे कहीं 8 बजे पहुंचना हो, 7 बजे पहुंचना हो, तो इतना वक्त हो तो कोई बहुत बड़ा वाक़या हो रहा हो तो हम उसी वक्त ड्राइवर से कहते हैं चलाओ गाड़ी, होते चलाओ, पहुंचना है लाहौर, एक फंक्शन है। कभी कभी ऐसा होता है, तो रेयरली होता है ना। तो वो हवाई जहाज में भी जा सकते थे आईजी साहब, वो गए क्यों नहीं? आए नहीं वो 4 बजे 4:30 बजे क्यों नहीं गए? उनको वो देखिए ना, आईजी की हिम्मत नहीं है। आईजी के बस की बात थोड़ी बताए ना, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों नहीं गए। नहीं, मेरे को सब समझते हैं, आईजी से कहा गया होगा कि जाने की जरूरत नहीं। मैंने तो 3 बजे पूछा एक बाखबर आदमी से, 4 बजे होंगे शायद, ये वक्त का थोड़ी सी गलती हो सकती है, मैं टेलीफोन देख के बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कोई पेश नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं पैदा होगा, जो हुकूमत चाहेगी वही होगा। अता तारड़ 5 बजे ये फरमा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6 बजे हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हाँ, अब टीवी पे तो कह रहे थे। अता तारड़ ये कह रहे थे ना कि अदालत को हम कुछ नहीं समझते, यही कह रहे थे बिल्कुल। हाँ? और ये तो अभी कह सकते हैं ना, एतजाज साहब को भी सुन रहा था, वो भी यही कह रहे थे। कौन? एतजाज अहसन साहब। देखो ना, एतजाज अहसन से ज्यादा जजों को कौन जानता है और अदालती निज़ाम को कौन जानता है। फर्क ये है, देखे ना, एतजाज अहसन को क्यों नहीं पकड़ लेते?
वही बात आदम सवाती ने कही और किस अदाब से वो गुजरे, किस अदाब से, तौहीन से, कैद तन्हाई से, कोई तशद्दुद की और तौहीन की शक्ल ऐसी नहीं। एतजाज हसन को क्यों नहीं पकड़ लेते? इसलिए कि कम ताकतवर को नहीं पकड़ा जाता। एतजाज हसन को पकड़ेंगे, पूरी अदालती बिरादरी बाहर निकली होगी। सुप्रीम कोर्ट बाहर के उस जमाने में सदर रहे हैं जब इतनी बड़ी तहरीक उठी थी। ठीक, और कोई मजाक नहीं है एतजाज हसन को। अच्छा, दूसरा, मुझे आज इमरान खान साहब का खिताब था, उन्होंने आज सारा जो उन्होंने कहा कि मैं वकला को मुखातिब कर रहा हूँ और अदलिया की तरफ इस वक्त कौम देख रही है, लेकिन यहाँ पर तो फवाद चौधरी साहब को सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है, जजेस के सामने तो आए ही नहीं वो। तो इमरान खान बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे। खान साहब तो बादशाह आदमी उम्मीदें पता नहीं किस बात पे लगा के बैठे। उन्हें पता तो करना चाहिए था। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो उन्हें सही इत्तला दे सके। कभी सही इत्तला उन्हें मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो होगा क्या? उन्होंने उनसे उम्मीदें, बस हमें उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। उन्हें ये उम्मीद वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। ऑप्शंस भी उन्होंने बताई कि एक तो ये है हम अदलिया की तरफ देखें, दूसरा ये है कि सड़कों पर आएँ तो कन्फ्रंटेशन होगी, फसाद होगा और नुकसान होगा, जाने जाएंगी, फिर क्या, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, देखिए ना, जद्दोजहद की कई शक्लें हो सकती हैं। अगर पूरा मन जद्दोजहद हो तो उस पर तो कोई इसरार है। देखिए, जो तो उन्होंने कहा ना उनको मुंशी, वो तो नहीं कहना चाहिए था। अच्छा, वैसे ये समझ का मीर मुंशी तो वो है ही। अच्छा, दूसरी बात ये धमकी नहीं देनी चाहिए थी। ये देखिए ना, बात यह है जितना प्रेशर वो डाल रहे हैं उससे ज़्यादा प्रेशर भी अगर वो डालें तो उनका हक है। इसलिए कि मैंडेट तो है इमरान खान के पास। 9 सर्वे हुए हैं, 9, और हर सर्वे अमेरिका ने कराया, तुर्की ने कराया, चीन ने कराया, सऊदी अरब ने कराया, या गैलप ने किया, अरे इस क्या अदारे का नाम है उसने किया, पल्स ने किया, अच्छा ये हमारे हबीब अकरम साहब ने किया जो बहुत अच्छा सर्वे करने वाले हैं। आखिरी सर्वे में इमरान खान के 56% वोट थे और फैफन ने किया। फैफन वेरी डिपेंडेबल। फैफन के तो मैं गैलप के मामलात को जानता हूँ, वो बाद का सर्वे जारी नहीं करते, मगर ये नहीं, झूठ नहीं शामिल करते। अच्छा, फैफन तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेबल है। वो 32% थे अपना ज़िमनी इलेक्शन में जो उन्होंने वोट डाल के निकले थे, वो उसको क्या कहते हैं, अच्छा 52% थे इमरान खान के। सारी पार्टियों के मिला के 32, सबके मिला के। तो अब वो 52 थे, 59 तक गए, 56 है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती रहती है। तो मैंडेट तो है इमरान खान के पास। अब आपने ये 71 में करके देख लिया, 52 साल और कितने महीने गुजर गए। उसकी शेख मुजीबुर रहमान को जब पकड़ा था, उसकी बेटी इक़्तिदार में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इस तरह आप थोड़ी रोक सकते हैं। नहीं, रोक तो नहीं सकते। ये आप सर्वे की बात होती है ना, हर एक की लिमिटेशंस होती है। सुपर पावर की भी लिमिटेशंस होती हैं और फौजों की भी लिमिटेशंस होती हैं, सियासी पार्टियों की भी लिमिटेशंस होती हैं, वज़ीर आज़म की भी लिमिटेशंस होती हैं, हर एक की लिमिटेशंस होती हैं। मुझे ये समझने में मुझे मदद दें कि जो रात जो कुछ हुआ, लेके आए, जिस तरह से पकड़ा, ये क्या हुकूमत की अपनी डेस्परेशन है या ताकतवर लोगों के साथ है? डरे हुए हैं ना, कमाल है। 56% वोट्स का मतलब क्या है? 2 ज़िमनी इलेक्शनों में सब कुछ करके देख लिया ना, सिर्फ एक काम नहीं किया, पोलिंग वाले दिन कोई बड़ी धांधली नहीं की तो ऐसी की जो कुछ देखने में नहीं आई। शेखुपुरा में एक आध वाक़या हुआ था, तो कितने पर आपने उसको कितनी सीटें मिली? 75%। एब्सोल्युटली ठीक है। और इलेक्शन से पहले जो कुछ किया था वो ना करते तो शायद 75% भी 2-4% ज़्यादा हो जाती, 80% शायद हो जाती। ये ज़गीर साहब वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो वो जीत जाते और मलीर वाली भी जीत जाते। बात ये है, इलेक्शन का मतलब है इन सब की मौत। अब खान साहब से मैं तो क्या थक गया, शायद आप भी किसी वक्त मौजूद हो जब मैंने कहा हो को खुदा का वास्ता खान इतना ना डराओ यार, इतना ना डराओ, इतना ना डराओ। ये मुनासिब नहीं है, ये स्ट्रेटजी के खिलाफ है, हिकमत के खिलाफ है। अच्छा, ये बताएं कि एक तो ज़रा सदीक जान को देखें, अगर हमारे साथ हैं तो कुछ ताज़ा तरीन ले लें उनसे कि वहाँ पर क्या, अगर सदीक जान है तो हमें ज़रा उनसे मिला दें ताकि हम ज़रा उनसे पूछ लें कि हमारे साथ हैं। अच्छा, मिला रहे हैं उनको। इतनी देर में मुझे ये बताइए
8 दिन का रिमांड किस चीज़ के लिए पुलिस मांग रही है? 8 दिन का रिमांड मेंटल टॉर्चर के लिए। ये मैसेज है इमरान खान के लिए, पूरी पीटीआई के लिए, जो बोलेगा वो पकड़ा जाएगा, माफ़ी की कोई सूरत नहीं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है, कॉमन सेंस जो कहती है, हम कानूनदान तो नहीं है, कानून क्या कहता है तो कानूनदान बताएंगे। सदीक जान से पूछ लें, ये चूँकि अदालत कवर करते हैं। तो अपना 3 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा, भाई उन्होंने किसी के बिहाफ पे तो नहीं कहा, ज़्यादा से ज़्यादा ये अंदेशा हो सकता है। वैसे ये है कि किसी के बिहाफ पे नहीं कहा। मेरे सामने वो खड़े हुए थे, मैं खान साहब से बात कर रहा था, तो खान साहब के पास आके खड़े हुए फवाद साहब। मैं अलग से मिलने के लिए गया था, एक छोटा सा काम था, कोई साहब शौकत खानम के लिए डोनेशन देना चाहते थे, तो ज़ाहिर मुलाकात नहीं हो रही थी खान साहब से, यहाँ उस वक्त बनी गालों में से। तो वो फवाद साहब आए तो उन्होंने कहा खान साहब ने कि ये भी आदम सवाती बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके चेहरे पे एक अजीब तासुर पैदा हुआ फवाद के, जाहिर है ऑब्वियसली, कि मतलब ये था कि भाई ज़रा सोच समझ के चलो, कोई ऐसा ना हो किसी दिन पकड़ के ले जाएं, अल्फाज के इंतखाब में एहतियात करो। मगर ये कि वो इनकरेज भी एक तरह से कर रहे थे कि भाई बस। सदीक जान हमारे साथ हैं, ज़रा पूछ लेते हैं उनसे। सदीक, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है अदालत में? समी साहब, इस वक्त दलाइल जो है वो जारी हैं और फवाद चौधरी इस वक्त अदालत के रूबरू बात कर रहे हैं, अदालत में खुद बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी बता रहे हैं अदालत को कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया था। फवाद चौधरी अपने बयान पर डट गए हैं। हथकड़ियां उनको लगी हुई हैं, उनके वकील ने कहा भी कि हथकड़ियां खोल दें, लेकिन हथकड़ियां तो नहीं खुली। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने दोबारा अपने बयान को दोहराया है कि ये इनका किरदार एक मुंशी का है, और उन्होंने बता रहे हैं अदालत को कि इलेक्शन कमीशन का रवैया तहरीक इंसाफ के साथ क्या रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि वो अपने पार्टी के तर्जमान हैं, वो जो भी पार्टी का मौक़िफ़ होता है उसको उन्होंने आके बयान करना होता है। तो वो ये समझते हैं कि उनकी पार्टी ये समझती है कि इलेक्शन कमीशन का रवैया उनके साथ दुरुस्त नहीं रहा, और वो ये कहते हैं कि अगर अदालत ये कहती है और जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन पर जो है वो तनकीद नहीं हो सकती, तो फिर तो किसी के खिलाफ भी, किसी के ऊपर भी तनकीद नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये इंतहाई शर्मनाक है कि एक गलत काम के ऊपर तनकीद की गई और उसके ऊपर बगावत का जो है वो मुकदमा कर दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि मैंने जो भी बात कही मैं उस बात पर कायम हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। और फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह उनको यहाँ पर लाया गया और किस तरह की सारी सूरत। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने पुलिस के इस मौक़िफ़ को, इस सदा को सपोर्ट किया है कि 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड फवाद चौधरी का दिया जाए। फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त अदालत के सामने बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि बाहर इस वक्त क्या माहौल है। फवाद चौधरी ने जज साहब को कहा कि जज साहब जरा बाहर देखें अपनी अदालत के बाहर, कि आपकी अदालत के बाहर 1,500-2 हज़ार पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई दहशतगर्द जो है उसको पेश किया जा रहा हो। मेरा एक मौक़िफ़ है, मेरी एक पार्टी है, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, और मैंने अगर एक बात कही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि बगावत जिस तरह से मुकदमात जो है वो दर्ज कर दिए जाएं। और फवाद चौधरी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं आज उन बड़े लोगों की साथ में खड़ा हो गया हूं जिनको हक बात कहने पर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात बनाए गए। और वो ये कहते हैं कि ये इस तरह के बयानात से ना तो रियासत को खतरा हो सकता है, ना ही कोई बगावत होती है जिसको बगावत बना दिया गया है। तो इस वक्त फवाद चौधरी जो है वो बात कर रही हैं। तो देखते हैं कि फवाद चौधरी की बिल्कुल सदीक, आप वहाँ पर मौजूद रहिए, हम आपसे लेते रहेंगे ताज़ा तरीन, आपसे जानते रहेंगे कि क्या है मामला यहाँ पे। हारून साहब, ये आप ये जो बयान वो तो कायम है उसमें मुंशी पे, मैं आपको ज़ाहिर है कायम है। मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन पे क्या बात उसने गलत कही है, यानी अल्फाज पे एतराज़ हो सकता है। क्या नहीं हुआ ऐसा कि 8 फैसले किए उन्होंने पीटीआई के खिलाफ, सारे के सारे 8 के 8 सुप्रीम कोर्ट ने उठा के परे फेंक दिए, तो इसके बाद अदालत, अच्छा मुझे उसकी क्या हैसियत है? मुझे ये समझ नहीं आई। इसहाक डार साहब तो बहुत खुश होते हैं जब उन्हें नवाज शरीफ का मुंशी कहा जाता है। हाँ। खुशी से फूले नहीं समाते। तो इलेक्शन कमीशन क्यों खफा हो गया इतना? इलेक्शन कमीशन ये असल में ये देखो ना, हैबत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मगर इसका अंजाम कभी अच्छा तो नहीं होता। हैबत तो ख़त्म हो चुकी। किसी पाकिस्तान की किसी सड़क पे कोई रिट नहीं है। मोटरसाइकिल वाला राइट हैंड पे चलता है, ट्रक वाला राइट हैंड पे चलता है। रिट तो तारुल कादरी के लोगों ने पुलिस को मार मार के, आपको याद है क्या किया था? रिट आपके है नहीं, आप दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कमज़ोर लोग और बुज़दिल लोग बहादुर बनने की कोशिश करेंगे उसका अंजाम बड़ा वो एक खौफनाक अंजाम, मज़ाहिया सा होता है। अच्छा, मैं आपको ना कुछ क्लिप सुनवाता हूँ। किसको डरा रहे हैं? मैं आपको किसको डरा रहे हैं? मैं आपको, आपने अरशद शरीफ को मार डाला, कत्ल कर दिया, क्या हुआ? अखबार में खौफजदा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब मालकान डरते हो तो डरते हो, कारकुन अखबार नवीसों का जिसका जो लहजा था वही है बिल्कुल। किसी का ज़्यादा अग्रेसिव था, किसी का कम था, कोई ज़हनी तौर पे उलझा हुआ था वही है। तो पॉलिटिकल वर्कर पे क्या असर होगा? कोई असर नहीं। अब इस चीज़ को वो कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को वो इब्तला में डाल के उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह भाई 2008 में 1988 में आ गए बेनज़ीर फिर इक़्तिदार में, क्या हुआ था फिर 2008 में फिर मार डाला, फिर 2008 में जिसने भी मार डाला। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको कुछ क्लिप सुनवाता हूँ। इतने सख्त बयानात हैं वो, उस पर किसी ने कुछ नहीं किया और ये फवाद चौधरी ने सिर्फ उनको मुंशी कहा है, हालांकि मुंशी के पास सारा खाता होता है तो उस पर खफा हो गए। सुनवाइए जी क्लिप ज़रा, ये PMLN के लोगों के, ये फूल बरसा रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई तबसरे की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी ये है कि कोई नाइंसाफ़ी पे तला हुआ तो दूसरी बात है। अरे क्या वो उसने क्या कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में लैटिन अमेरिका के डिक्टेटर के बारे में, जब ये कहा गया कि भाई वो भी बड़ा बुरा आदमी है, तो वो अमेरिकी मुझे इसका नाम भूल गया, उसने कहा बट ही इज़ आवर सन ऑफ बिच, बट ही इज़ आवर सन ऑफ बिच। अब बात ये है कि अगर इतने संगीन, यानी वो ये क्या कह रही है कि वो बदतरीन इंसान है। देखो ये बदतरीन गाली है ना, इससे बुरी गाली तो कोई नहीं ना, ये बदतरीन गालियों में से है। लेकिन वो हमारा है, जो आपके हैं वो वही जुर्म करें तो ठीक है, वही बात कहें, वही इल्ज़ाम तराशी करें। मौलाना फजलुर रहमान ने तो ये भी कहा था कि मैं 2 लाख आदमी लेकर नैब के दफ्तर जाऊंगा। और मरियम नवाज ने तो हमला किया था। हाँ, हमला किया था पत्थरों के साथ हमला। यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने झंडे गाड़ दिए थे नैब के दफ्तर के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था नून लीग ने किया, किसी को कुछ नहीं हुआ। और ये तो इन्होंने, अब मुंशी तो बड़ा काबिल एहतराम नाम है। और क्या मुंशी को ऐसा नहीं है, देखो ना ये 8 फैसले जो उनके मंसूख किए, और वैसे तो इसके बाद उन्हें खुद मुस्तफी हो जाना चाहिए, मान लेना चाहिए था कि मैं हूँ। वो जो पिछला इलेक्शन कमीशन आपको याद है जी, फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो है तो बूढ़े आदमी थे, काम वाम ज़्यादा करने के आदी नहीं थे, उम्र ज़्यादा हो गई थी, गवर्नर बने तो इस्तीफ़ा दिया, जहाँ कहीं जाते थे इस्तीफ़ा देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो ये खाकसार वाहिद आदमी था पाकिस्तान में जिसने कहा नहीं कर सकता काम, बूढ़े आदमी हैं, इनका टेम्परामेंट नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी नहीं है। तो जस्टिस कियानी साहब चला रहे, जस्टिस पूरा नाम नहीं याद आ रहा, चला रहे थे। तो वो बड़ी तनकीद हुई, इतनी तनकीद हुई 2013 के बाद, इतनी तनकीद जिसको कोई हद नहीं। तो किसी ने कहा आपकी तो तौहीन हो रही है, उन्होंने कहा कुछ ज़्यादा नहीं हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी तौहीन होगी तो आप उसको तौहीन महसूस करेंगे। भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप पार्टी हैं, इसमें कोई शुबा है? शुबा ही नहीं है कोई। मुझे कोई ऐसे इसमें सर्वे कराएं जी, मगर सर्वे आप ना करें, एक गैलप से कराएं, फैफन से कराएं, किसी इतने अदारे हैं किसी से सर्वे करा लें। अगर 70% से कम कहें कि ये पार्टी है तो मैं जर्नलिज्म उसी दिन उसी वक्त छोड़ दूंगा। एक छोटा सा वक्फा लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि बायस्ड है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक बिल्कुल घर के मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर बज़िद हैं कि मुझे ये ना कहा जाए। एक छोटा सा वक्फा और फिर आपको ताज़ा तरीन भी बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब के बारे में क्या ऑर्डर अदालत कर रही है। वेलकम बैक नाजरीन, हारून रशीद साहब हमारे साथ हैं। हारून साहब, आज जो कुछ हुआ मैं सोच रहा था कि कुछ लोगों से बात भी हुई, शायद डेस्परेशन में गवर्नमेंट ने किया है और एक करने का मकसद ये था कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब बात करें, उधर ही जाएं, सारे पॉइंट उधर ही कर रहे थे कि जी देखें इतना कुछ हो गया, इतना कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से अदालतों को डिफ़ाई कर दिया है, ताकि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई बात करें, ताल्लुकात अगर बेहतरी आ रही है तो वो ख़राबी हो। ये भी कोई एक, आपका ज़हन क्या कहता है? डेस्परेशन तो है ही, वो तो ज़ाहिर है हर जगह पे है, हुकूमत में भी है, इस्टेब्लिशमेंट में है, और हुकूमत के मतलब कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो डेस्परेशन का शिकार ना हो। वजह ज़ाहिर है, दोनों ज़मनी इलेक्शन में 3/4 सीटें उसने जीत ली और उसके बाद पॉपुलैरिटी बढ़ी है। गिरफ्तार करते हैं तो मकबूलियत और बढ़ेगी। वो आज गालिबन अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि उसने तो कभी जेल नहीं काटी, उसने मुशर्रफ की जेल काटी और उसमें भूख हड़ताल की, और वाहिद भूख हड़ताल दुनिया की जिसमें पानी भी नहीं पिया।
और मुझे उसने कहा मुझे खड़ा नहीं हो जा रहा था। मैंने कहा किस अक्लमंद ने कहा था कि भूख हड़ताल में पानी नहीं भूख हड़ताल के पानी भी ना पियो भी नहीं। और इस हालत में जब उसकी जान को खतरा था, एक वाक़या नहीं, मैं वो बात लंबी हो जाएगी, मैं मुतअद्दिद वाक़या सुना सकता हूँ। मतलब 14 अगस्त को उन्होंने जुलूस निकाला जब जरदारी साहब सदर बने, तो मुझे टेलीफोन करके कहा, इसलिए कि वो जानते थे कि मेरा रोज़ का मिलना जुलना है, कि बारूद से भरा हुआ ट्रक टकराएगा उसके साथ। उसे भी कहा, अपना ये जो सैफुल्लाह नियाज़ी है उनको भी कहा, यानी डराने का काम शुरू से ही है। उसने कहा जो मर्जी हो, 2008 की बात है, 14 अगस्त की। उल्टा उसने मुझे कहा तुम भी आओ। तो ये अताउल्लाह तारड़ साहब ये तासुर दे रहे हैं कि वो तो एक ऐसी, जब मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे इनकी हथेलियाँ बड़ी नरम है, इनके हाथ, वो इमरान खान के हाथ इतने बड़े हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को अगर एक वो रसीद कर दें जो नहीं रसीद करना चाहिए तो उनके होश ठिकाने 6 फुट दूर जाकर गिरे। आज भी उन्होंने कहा मैं मौत से नहीं डरता और मैं आऊंगा निकलूंगा। नहीं, ये क्या उसका, ओहो, वो पॉलिटिकल एक्यूमन का आदमी थोड़ा ही है। उसके प्लस पॉइंट यही है कि वो खड़ा रहता है हर हाल में। देखे ना, वो तो रिटायर हो गया था क्रिकेट से भाई, क्रिकेट से रिटायर होने के बाद उसने वर्ल्ड कप जीता, फिर उसको लाया गया। फिर मैंने कहा क्या किया, उसने कहा भाई गेंद तो हो नहीं सकती, मैं बैटिंग पे मेहनत की, ठीक है ना। और मेरी पहले एवरेज 20 थी बैटिंग की, फिर 50 हो गई, क्योंकि अब मेरी उम्र ऐसी हो चुकी थी कि वो नहीं, तो उसको ये साबित करने की कोशिश करे। और दूसरी बात भी सही हो सकती है, अब वक्त कोई राज तो नहीं रखता, तारीख के सीने में कोई राज कभी छुपा नहीं रहता। ये भी हो सकती है कि उसको भिड़ा दें, कोशिश ये है, क्योंकि एक से एक कई आदमी है और एक से एक, वो राना सनाउल्लाह अकेला काफ़ी है साजिश करने के लिए, और भी बहुत सी शायद दिमाग हैं, जहनी कुली तो बड़े मुयस्सर होते हैं ना ताकत। और आपको डाले भी ऐसे मिल जाते हैं जिनके पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी होती, फिर ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं कि आप अननोन नंबरों से कॉल कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी भी शख्स के साथ हो सकता है, मगर एक बात याद रखें, आपकी उम्र कितनी है? ये तो बड़ा बड़ा मुश्किल सवाल कर रहे हैं आप। मैं अब 60 को पहुंच गया। अच्छा, मेरी उम्र होगी 72 साल। मैंने आज सोचा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी उम्र 60 साल होगी उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई। ये मजीद इसका मतलब हमारी मजीद निज़ामी साहब नहीं वो उसकी इंटरप्रिटेशन हो रहा है। वो जनाब अबू अय्यूब अंसारी कस्टम दुनिया गया तो 120 साल के थे, जहाद में शरीक होने के लिए 120 साल। जनाब हसन बिन साबित भी 120 साल के थे। वो उन्होंने फरमाया जिसकी ज़िंदगी 50-60 साल पूरी होगी ना उसकी उम्र पूरी होगी। मतलब ये है कि अब तो कुछ करो, ये तुम्हें अल्लाह ने मोहलत दी है। निज़ामी साहब कहते थे मेरी उम्र पूरी हो चुकी। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ, मैंने पूछा किसी से, उन्होंने कहा भाई ये हदीस रसूल है कि जिसकी उम्र 60 साल के बाद भी सच नहीं बोलना करके, तो अव्वल तक हमेशा ही सच बोलना चाहिए ना। देखे ना, रसूलुल्लाह से किसी ने कहा मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, उन्होंने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आपने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है वो झूठ ना बोले और ख़यानत न करे। ये क्या समझते हैं जी कि हमें डरा देंगे? हम इंसान हैं, ज़ाहिर है किसी वक्त खौफ तारी भी हो जाता है, लेकिन मैं हर आदमी से कहता हूँ कुरान की आयत पढ़ो, इन्ना रब्बी अला कुल्ल शैइन हफीज़। खौफ इस तरह उड़ जाएगा जिस तरह तत्ते तवे पर पानी पड़े तो वो भाप बन के उड़ जाता है। कोई किसी से डरने, अल्लाह से डरो बस। ये नहीं जुल्म न करो, ज्यादती न करो, ये जो हिकमत से काम लो। जो ये करना चाह रहे थे खौफ और हरास, क्या लगता है आपको पीटीआई पर इसका कुछ असर होगा? नहीं, असर तो होगा, जाहिर है। कुछ लोग, कुछ थोड़े से लोग परेशान भी हो सकते हैं, खौफ बुज़दिल लोग भी होते हैं। कुछ लोगों पे इसका असर ये होगा कि वॉर उठ के जोश जज्बे के साथ खड़े होंगे। इस तरह कभी अवामी तहरीकें तबाह तो नहीं होती। कभी तारीख़ का सबक क्या आप देख लें, वक्त ज़्यादा लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन इनमें क्या दमखम है जी? ये क्या करेंगे, ये धड़ाम से गिर पड़ेंगे। तो ये सब कुछ फिर करने का मकसद, कोशिश आखिरी भाई डेस्परेट होता है ना इंसान। देखिए, इंसान अपने तजिए पे ज़िंदगी नहीं गुजारता, दानिश पे नहीं गुजारता, अपनी उफ्ताद तब और जबिल्लत पे गुजारता है। और फिर मैं तो ये आए दिन ये जनाब इमाम शाफी का कॉल सुना था। मैं उनकी बसीरत का बहुत कायल है। इमाम शाफी उन एक्सेप्शनल लोगों में से हैं जिनकी फिरासत ज़रबुल मिस्ल थी। तो आपने फरमाया था मैं ये तो मान सकता हूँ कि कोई आदमी किसी ने शराब पी और नशे में ना हो, ये नहीं मान सकता कि कोई इक़्तिदार में हो और नशे में ना हो। ताकत की पार इंटॉक्सिकेशन तो ऐसी हौलनाक चीज़ है ना
अकल तो खब्त करती है वो। एक इमीडिएट मकसद ये भी हो सकता है कि मरियम आने वाली है तो डरा धमका दें, और वो तो कई फायदे उससे उठाने के। तो मरियम आ गया क्या, पहले उसने गिलगित बल्तिस्तान में क्या कर लिया, कश्मीर में क्या कर लिया, जलसों से क्या कर लिया। और वो मरियम औरंगजेब फरमा रही थी इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं, तो उन्हें याद नहीं रहा कि उनकी बास ने क्या कहा था, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं। ये इमरान खान कोई बड़े वो बलीवल्ला नहीं है और को बहुत सच बोलने वाले नहीं है, मगर वो मरियम के होते हुए उससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला कौन है? नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा और फिर आपको बताते हैं कि फवाद चौधरी साहब का जो केस है वो भी कहाँ तक पहुँचा है, और हारून साहब से मज़ीद तज्जिया लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हारून रशीद साहब भी हमारे साथ हैं और सदीक जान ने भी हमें ज्वाइन किया है कचहरी से, इस्लामाबाद कचहरी से। उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। सदीक, अभी मुकदमे में अभी तक दलाइल जारी हैं फवाद चौधरी के वकला के, क्या ताज़ा तरीन है? जी बिल्कुल इब्राहिम साहब, दलाइल इस वक्त जारी हैं और जो कैसर इमाम हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, नौमंतखब सदर, वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं फवाद चौधरी की जानिब से। वो भी इस बात पर एतराज़ उठा रहे हैं बार की जानिब से, वकला की जानिब से, वकला कम्युनिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के साथ ये सलूक किसी तरह से भी जस्टिफाइड नहीं है। जिस तरह से फवाद चौधरी को जो है हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया है, वो भी अदालत के सामने बात कर रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय पर कतगने नहीं होनी चाहिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए और अदालतों को अपना जो इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए जो अपना किरदार है वो अदा करना चाहिए। इस वक्त दलाइल जारी हैं और ये जब दलाइल का इख्तिताम होगा तो देखना होगा कि जज साहब जो है अभी वर्कर्स कितने हैं, मैं नारों की आवाज़ भी हमें आ रही है, आप लोग भी हैं, क्या यानी कितने लोग हैं, अंदाजन कितने वर्कर हैं? समीर इब्राहिम साहब, इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो आहत अदालत के अंदर मौजूद है। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये इस वक्त कारकुनान जो है वो नारे लगा रहे हैं और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वो कारकुनान हैं जो किसी न किसी दरवाजे से कमरे अदालत में, आहत अदालत में पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद वो है जो इस वक्त जो F8 कचहरी है उसके मुख्तलिफ दरवाज़ों के बाहर मौजूद है, क्योंकि पुलिस ने बहुत देर से दरवाजे बंद कर रखे हैं। पुलिस ने कारकुनान को आने से रोक दिया है, अब मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा, तमाम दरवाजे बंद हैं और ये वो कारकुनान हैं जो इस तरफ मौजूद हैं अहाता अदालत के अंदर। शदीद नारेबाजी जारी है और तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान भी पहुंचना शुरू हो गई हैं और मुसलसल वो नारेबाजी की जा रही है फवाद चौधरी के हक में, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं खिलाफ मुसलसल जो है वो नारेबाजी की जा रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि फवाद चौधरी को जो है वो रिहा किया जाए। इस वक्त अहाता अदालत में सैकड़ों कारकुनान वो मौजूद हैं और ज़्यादा तादाद जो है वो बाहर कचहरी के मुख्तलिफ दरवाज़ों बाहर है। सदीक, आप मौजूद हैं वहाँ पर, इंशाल्लाह आपसे हम तफसीलात लेते रहेंगे। हारून साहब, जज्बा और वो जो कुछ हमें नज़र आ रहा है, ये लोग इस सर्दी में वहाँ पर पहुँचे हैं इस तरीके से, तो इस जमात को जैसे आप फरमा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले भी, इस तरह ताकत से तो नहीं दबाया जा सकता। किसी को भी नहीं ताकत से दबाया जा सकता है। देखिए ना, यानी वो तो पीरियड बड़ा लंबा है जवालक का, 11 साल है। हाँ, 11 बरस के बाद फिर क्या हुआ? बेनज़ीर आ गई। अगर वो समझौता ना करते फिर उसको तबाह किया तो जरदारी साहब ने तबाह किया ना पीपल्स पार्टी को, फौज तो नहीं करते। उसके बाद उन्होंने ये अपना हमेशा हमेशा के लिए तय कर लिया कि आइंदा से मैं इनका खिदमत गुजार रहूँगा। अब तो खैर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि फौजी क़यादत मेरी खिदमत गुजार हो। अब तो वो उस्ताद और मौलम बन गए ना। किसी को भी इस तरह कभी रोका नहीं जा सका, सिर्फ ताख़ीर हो सकती है, इसलिए कि सोशल फोर्सेस, माशी, तारीख़ी, समाजी फोर्सेस सब मिल के फ़ैसला करती हैं, कोई एक फरीक थोड़ी फ़ैसला करता है। और एक ऐसी हुकूमत जिसकी इतनी रेट भी नहीं है कि ट्रैफिक कंट्रोल कर सके, तो वो क्या कर लेगी? फिर ये है, देखिए, एक ये है कि कितने % वोट हैं, एक ये कितने % वोट कास्ट होंगे, ये बड़ा अहम नुक्ता है। ये एक दफ़ा हमने सर्वे कराया था लाहौर की एक कंस्टिट्यूंसी का किसी मकसद के लिए, पता चला कि फ़लाँ पार्टी के 17% लोग वोट कास्ट नहीं करते, फ़लाँ के 31% नहीं करते, यानी हामी तो हैं। इमरान खान के लोग तो जोक दर जो निकलेंगे, रोज़ों में करा लें, सर्दियों में करा लें, इसलिए कि ज़्यादा तादाद नौजवानों की और वो ज़्यादा पुरजोश हैं।
तो एक ही रास्ता है, मफाहमत का रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। मुझे ये बताइए कि इस सारी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना चाहिए अपना इमेज क्लियर करने के लिए? सिर्फ एक ही काम करना होता है, इंसाफ करना चाहिए, और क्या है, बाकी तो डिटेल्स कहते हैं ना इंसाफ होता हुआ नजर भी तो आए ना। जाहिर है इंसाफ वही होता है जो होता है, जो नजर आए। हाँ, इंसाफ होता ही तो वो है। क्या नजर आएगा तो आप समझते हैं कि आपकी तसल्ली हो जाएगी कि अब ये वाकई अपने साबका बॉस की बात मान रहे हैं? देखिए ना, वो 2008 में एक दफ़ा हुआ था कि 1970 के इलेक्शन हुए जो उसका नताइज तस्लीम नहीं किए गए। एक 2008 में हुआ था कि जनरल कैनी साहब ने कोर कमांडरों से कहा और आईजी से कहा, डायरेक्ट भी कहा इनडायरेक्ट भी कहा, कोई मुदाखलत नहीं करेगा, वरना काबलिक जीत जाती। उसकी 92 सीटें थी, धांधली करती तो 130 हो जाती। बस वही काम है, कोई वो लाताल्लुक रहें, जो भी आता है उसके साथ चलें, और वो जो भी आ जाएगा, फौज से कौन लड़ेगा? फौज से तो कोई नहीं लड़ेगा, कोई नहीं लड़ सकता, ना लड़ेगा ना लड़ना चाहिए, ना लड़ना, ना लड़ेगा, ना लड़ सकता है, ना लड़ना चाहिए। ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, अगर पीछे ये सहारा ना हो तो ये तो रह नहीं सकती। जब कुछ है ही नहीं है तो क्या? पीडीएम का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है? सबसे पॉपुलर लीडर तो आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी नहीं, जो पब्लिक में ज्यादा जिसकी से है नवाज शरीफ है या मौलाना फजलुर रहमान। मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे दिल में कभी एक लम्हे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दफ्तर के इंतजामी होते की ख्वाहिश भी पैदा नहीं। आप सब जानते हैं मैं लिखने पढ़ने में लगा रहा सारी बार, कभी एडिटर नहीं बना। इलेक्शन लड़ना तो बहुत दूर की बात है। मेरे ख़ानदान ने कहा और लोगों ने कहा, सब ने कहा, मेरे भाई कज़न वज़न लड़ते रहे। अगर मैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ूँ तो मेरे जीतने के चांस है। और जिसको कोई तजर्बा नहीं, जो काहली का मारा हुआ, जो सारा दिन किताबें पढ़ने के बाद कुछ करता ही नहीं, ये कहाँ की लीडरशिप है? लीडरशिप मेरा ख्याल है कि अपना इमरान रियाज को इलेक्शन लड़ना चाहिए नवाज शरीफ के खिलाफ। नवाज शरीफ के खिलाफ ले जी। इमरान रियाज साहब, हारून रशीद साहब तज्जिया में ये कह रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ मैं बहुत सीरियसली और ऑनेस्टली कह रहा हूँ। ये बड़ा एक ज़बरदस्त आपने अभी एक सजेशन दी है। हाँ। और मुझे लगता है इमरान रियाज इस बात पर यकीनन गौर करेंगे और इमरान खान साहब भी उन्हें टिकट दे देंगे नवाज शरीफ के मुकाबले। नहीं देंगे भाई, हमारी बरादरी के एक आदमी को तो देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, अब क्योंकि वक्त भी हमारे पास कम है, ज़रा ये बयान कीजिए आपको जो आज हम तो ये सोच रहे थे कि शाम 6 बजे हाई कोर्ट से फैसला आएगा कि आईजी बंदा लाओ, तुम बंदा क्यों नहीं लेके आए, और ये तौहीन अदालत का केस है, लेकिन वो हब से भेजा का केस बन गया। क्या कहें जी, हब से भेजा का केस वो नहीं है, सब जानते हैं। अब अदालतों का मामला है, उस पर क्या अर्ज करें, उस पर इज़हार हैरत ही किया जा सकता है, उनके लिए दुआ की जा सकती है, अल्लाह ताला उन्हें क़ुव्वत और इस्तकामत बख्शे। देखिए ना, उन्होंने हुक्म दिया, उसकी अताअत होनी चाहिए, वो उन्होंने माना नहीं। इन्होंने देखिए अदालत क्या होती है, अदालत ने कहा 4 आदमियों को पकड़ लेगा बादनशी करते हुए जनाब उमर फारूक आज़म पकड़ के ले गए। अदालत ये होती है, उन्होंने कहा इनसे ये तो पूछिए हमारी दीवार क्यों फलंगी है, ये हमारा जो राइट था वो क्यों ब्रीच किया। तो जनाब उमर को लेने के देने पड़ गए। किस आदमी को? उमर फारूक आज़म को। जनाब अली से ने कहा कि ये जरा मेरी है, और ये उनकी गवाही काफ़ी नहीं थी, लेकिन कानून तो कानून होता है। उन्होंने कहा गवाह कौन है? उन्होंने कहा हसन है और वो मशहूर मालिक बिन अख्तर वो हैं। उन्होंने कहा न बेटे की गवाही काबिल कबूल, हसन गलत गवाही दे सकते थे, मालिक बिन अख्तर गलत गवाही दे सकते थे। तो वो उसका नतीजा क्या निकला? वो यहूदी मुसलमान हो गया। अदालत ये होती है, अदालत ये नहीं होती। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला म्यार पे क्या कहने जी, क्या कहने, कोहिनूर हीरा है जी, यानी अदालत मोहर लगाएगी हीरे पे। ऐसा वजीर आला है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकते। देखिए इलेक्शन कमीशन का काम था कि उसके पास जो 4, अगर उन्होंने तो प्लान किया था ना इलेक्शन कमीशन के पास जाए। अब इलेक्शन कमीशन वाले वो बड़े बिगड़ते हैं जी, हमें बुरा कहते हैं, हम पे तनकीद करते हैं। भाई उनमें से जो सबसे ज़्यादा गैर जानबदार आदमी निस्बतन हो सकता था उसको बनाते हैं। अब बोलते ये कानून ही नाकस है कि इलेक्शन कमीशन फैसला करे, दोबारा भेज दें उनके पास, दोबारा नाम लें। लेकिन फिर है तो ज्यादती ना, ऐसा हीरा उन्होंने चुना और आप उसे मुंशी कहते हैं। नहीं चलो, मैं तो नहीं कहता मुंशी, मैं मीर मुंशी कहता हूँ। मुंशी उन्होंने। बहरहाल
अब देखना ये है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त हमारे पास अब ख़त्म हो गया। हारून साहब आपका बहुत शुक्रिया। अब देखना ये है कि ये जो हीरा है पंजाब का निगरान वज़ीर आला, जिसको जरदारी साहब कहते हैं मेरा बच्चा है, तो वो खुशी से फूले नहीं समाते। उनका बच्चा है, चौधरियों का रिश्तेदार है, नवाज शरीफ का के लिए काबिल कबूल है। और भी बहुत सारे लोगों के, और भी बहुत सारे लोगों का हम सफ़र है, लेकिन क्या कह सकते हैं। बहरहाल अभी ये सब चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, लड़ाई एक है, देखते हैं कौन जीतता है। मेरा तो ये ख्याल है कि एंड पे राज करेगी खल्क़े खुदा। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ने। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल्ड न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।